मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास माँ के भाग 49 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के 50वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। उसी रात को इग्नात एक छोटे से तहखाने में वेश्योच्कों के सामने बैठा बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से उसे कह रहा था। बीच वाली खिड़की पर चार बार निकोलाई ने उत्सुकता से पूछा। पहले 3 बार इस तरह, और इग्नात ने मेज पर खटखटाकर बताया, 1 2 3। फिर जरा रुक कर एक बार और। समझ गया। एक लाल बालों वाला किसान दरवाजा खोलेगा और पूछेगा, दाई को बुलाने आए हो? तुम जवाब दोगे, हाँ, मैं कारखानेदारिन की ओर से आया हूं। बस वह समझ जाएगा। वे दोनों सिर जोड़े बैठे थे। दोनों ही हट्टे कट्टे बलिष्ठ जवान थे। वे बहुत ही दबी जबान में बातें कर रहे थे। माँ हाथ बांधे खड़ी उन्हें देख रही थी। इन रहस्यमय खटखटाहटों और संकेत वाक्यों पर उसे हंसी आ रही थी। अभी बच्चे ही हैं, उसने अपने मन में सोचा। दीवार पर एक लैंप जल रहा था। उसका प्रकाश फर्श पर पड़ी हुई कुछ टूटी फूटी बाल्टियों और लोहे की चादरों को आलोकित कर रहा था। कमरे में जंग, रंग रोगन और सीलन की बू बसी हुई थी। इग्नात बहुत खुरदुरे कपड़े का बना हुआ एक भारी सा कोट पहने था। ऐसा लगता था कि यह कोट उसे बहुत पसंद था। माँ ने उसे बड़े चाव से अपनी आस्तीन पर हाथ फेरते और गर्दन मोड़कर कोट के कंधों का निरीक्षण करते हुए देख लिया। बिल्कुल बच्चे हैं, माँ ने सोचा, मेरे प्यारे बच्चे। बस यही है, इग्नात ने उठते हुए कहा। पहले मुरातो के यहाँ जाकर नाना के बारे में पूछना मत भूलना। नहीं भूलूंगा, वेसेच्को ने उत्तर दिया। पर इग्नात को संतोष नहीं हुआ और उसने चलते चलते हाथ मिलाने से पहले एक बार फिर सारे इशारे और संकेत वाक्य उसे समझाए। सबसे पहले मेरा सलाम कहना, उसने कहा। तुम देखोगे कि वे लोग बहुत ही अच्छे हैं। उसने सिर झुकाकर अपने कोट पर एक नज़र डाली और बहुत खुश होकर उस पर हाथ फेरने लगा। अब मैं चलूँ ना? उसने माँ से पूछा। तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, क्यों नहीं। अच्छा कामरेड, मैं चलता हूँ, सलाम। यह कहकर वह कंधे ऊंचे किए, सीना ताने, अपनी नई टोपी एक कान पर झुकाए और दोनों हाथ बड़े रोब से जेबों में डाले बाहर चला गया। उसकी कनपटियों के पास घुंघराले सुनहरे बालों की लटें झूल रही थी। तो अब मुझे भी काम मिल गया, वेसुचको ने धीरे से माँ के पास आकर कहा। मैं तो खाली बैठे बैठे उकता चला था और पछताता था कि मैं जेल से भागा ही क्यों। यहाँ मैं दिन रात छुपे पड़े रहने के अलावा काम करता ही क्या हूँ। वहाँ तो कुछ सीखता भी था। पावेल ने हमें अपनी अकल से काम लेना सिखा दिया था। निलोना, उनके जेल से भागने के बारे में क्या तय हुआ? मालूम नहीं, माँ ने अनायासी आह भरकर कहा। निकोलाई जोर से अपना हाथ माँ के कंधे पर रखकर उसकी तरफ झुक गया। उनको किसी तरह समझा बुझा कर राजी कर लो, उसने कहा। वे तुम्हारी बात मान जाएंगे। यह बहुत ही आसान काम है। देखो, यह जेलखाने की दीवार, उससे मिला हुआ यह सड़क की बत्ती का खंभा है। सड़क के पार खाली जगह है। बाईं ओर कब्रिस्तान और दाहिनी ओर सड़कें और इमारतें हैं। लैंप साफ करने वाला हर रोज आता है। एक दिन वह दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी कर देगा और ऊपर चढ़कर दीवार पर लगी हुई ईंटों में रस्सी की एक सीढ़ी फंसा देगा और उसे जेलखाने के आंगन में लटका देगा और बस झटपट चलता बनेगा।
अंदर लोगों को मालूम ही होगा कि यह सब किस वक्त होगा। वे फौजदारी के कैदियों को भड़काकर उस वक्त कोई हो हल्ला करा दें या खुद ही कोई झगड़ा कर दें, ताकि संतरी उसमें फंसे रहें और जिन्हें भागना है वे सीढ़ी पर चढ़ जाएं। 1 2 3 बस खत्म। सच कहता हूँ, बहुत आसान है। वह हाथ हिला हिलाकर अपनी योजना समझा रहा था। मालूम होता था कि उसने इस योजना पर खूब सोच विचार किया था और वह बहुत स्पष्ट और सरल प्रतीत होती थी। माँ उसे हमेशा से बहुत बुद्धू और निकम्मा समझती आई थी और माँ को ऐसा लगता था कि वह हर चीज को संशय और गंभीर द्वेष की भावना से देखता है। परंतु इस समय उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। माँ को समझाते समय उन आंखों में उत्साह की चमक थी। असल बात यह है कि उन्हें सब दिन के समय करना चाहिए। दिन में यह ख्याल रहे, यह बात किसी के ध्यान में नहीं आएगी कि दिन के समय जब जेलखाने के सारे संतरी चौकस रहते हैं, कोई कैदी भागने की कोशिश करेगा। वे गोली तो नहीं चलाएंगे? माँ ने भय से काँप कर पूछा। कौन? वहाँ सिपाही तो होते ही नहीं, और जेल खाने के संतरी अपनी पिस्तौलों से सिर्फ कीले ठोकने का काम करते हैं। यह तो इतना आसान मालूम होता है कि यकीन ही नहीं आता। तुम देख लेना, बस किसी तरह उन्हें समझा बुझा कर राजी कर लो। मेरे पास हर चीज तैयार है। रस्सी की सीढ़ी, ऊपर के लिए कुंडा, और मेरा मकान मालिक बत्ती जलाने वाला बनकर जाएगा। दरवाजे की दूसरी तरफ कोई खांसा, और अपना पैर घसीटता हुआ जो चला तो पुराने लोहे के ढेर से टकरा गया और बड़े जोर की खड़बड़ हुई। यह वही है, निकोलाई ने कहा। दरवाजे में एक टीन का नहाने का टब दिखाई दिया और किसी ने भर्राई हुई आवाज में बुदबुदा कर कहा, अबे शैतान के बच्चे, घुस भी जा अंदर। टब के ऊपर एक अत्यंत सहृदय व्यक्ति के चेहरे की झलक दिखाई दी। उसकी आंखें बाहर को निकल पड़ रही थी और उसके सिर और मूछों के बाल बिल्कुल सफेद थे। निकोलाई ने टब उठाने में उसे सहारा दिया। कमरे में एक लंबे कद वाले आदमी ने प्रवेश किया, जिसकी कमर कुछ झुकी हुई थी। वह दमे के रोगियों की तरह अपने गाल फुलाकर, जिन पर दाढ़ी नहीं थी, जोर से खांसा और बलगम थूक कर उसने भर्राए हुए स्वर में माँ का अभिवादन किया। आप कुशल से हैं? लो, इनसे पूछ लो, निकोलाई ने जल्दी से कहा। क्या पूछ लें मुझसे? वहीं भागाने के बारे में। अच्छा, मालिक ने अपनी मैली उंगलियां मूछों पर फेरते हुए कहा। याको वसिलेविच, इन्हें यकीन ही नहीं आता कि यह काम इतना आसान है। नहीं आता? क्यों नहीं आता? मेरे ख्याल से तो यह यकीन करना ही नहीं चाहती, लेकिन मैं और तुम यकीन करना चाहते हैं, इसलिए हमें यकीन आ जाता है, मालिक ने शांत भाव से कहा। सहसा वह कमर दोहरी करके फिर खांसने लगा। जब खांसी का दौरा खत्म हुआ तो वह कुछ देर तक कमरे के बीच में खड़ा अपना सीना मलता रहा और आंखें फाड़कर माँ को ध्यान से देखता रहा। इस बात का फैसला पावेल और उसके साथी करेंगे, माँ ने कहा। निकोलाई ने सोच में सिर झुका लिया। यह पावेल कौन है? मालिक ने बैठते हुए कहा। मेरा बेटा। पूरा नाम क्या है? ब्लासो। उसने सिर हिलाया और तंबाकू का बटुआ निकालकर अपना पाइप भरने लगा। नाम तो सुना है, उसने कहा। मेरा भतीजा उसे जानता है। मेरा भतीजा भी जेल में है। एवचेनको है उसका नाम। सुना है कभी उसका नाम? मेरा नाम गोबून है। थोड़े ही दिन में वे सारे नौजवानों को पकड़कर जेल में बंद कर देंगे। हम बूढ़ों के लिए बाहर और जगह हो जाएगी। एक पुलिस अफसर मुझसे कहता था कि मेरे भतीजे को साइबेरिया भेज दिया जाएगा। उन सुअरों से कोई ताजुब नहीं। वह निकोलाई की तरफ मुड़ा और पाइप का कस लेने लगा। बीच बीच में वह फर्श पर थूकता जाता था। तो यह यकीन करना नहीं चाहती। यह जाने इनका काम जाने, उसने कुछ बिगड़ कर कहा। आजाद आदमी की बात ही दूसरी होती है। बैठे बैठे थक गया, घूमे फिरे चलते चलते थक गया, बैठकर आराम करे।
वे हमें लूटें तो आंखें बंद कर लें, पीटें तो रोएं नहीं, मार डालें, उफ न करें। इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन मैं अपने भतीजे को तो बाहर निकाल ही लाऊंगा। सच कहता हूं, देख लेना। अपने छोटे छोटे वाक्यों को उसने जैसे भूक भूक कर कहा। मां को उससे आश्चर्य हुआ, पर जिस दृढ़ विश्वास के साथ उसने अंतिम शब्द कहे थे, उस पर उसे ईर्ष्या भी हो रही थी। सड़क पर चलते चलते मां निकोलाई के बारे में सोच रही थी। ठंडी हवा के झोंके और मेह की बौछार उसके मुंह पर लग रही थी। वह कितना बदल गया है, यकीन नहीं आता। गोबून को याद करके उसने प्रायः इस ढंग से कहा, मानो ईश्वर की प्रार्थना कर रही हो, तो देखा तुमने कि मैं अकेली नहीं हूं जिसने नए सिरे से अपना जीवन आरंभ किया है। फिर वो अपने बेटे के बारे में सोचने लगी, बस वह किसी तरह राजी हो जाए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास माँ के भाग 50 का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 51 का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। अगले इतवार को जब वह जेल खाने के दफ्तर में पावेल से विदा होते समय उसे हाथ मिला रही थी, तो उसने अनुभव किया कि पावेल ने कागज की एक छोटी सी गोली उसकी हथेली में रख दी। वह इस तरह चौंक पड़ी मानो किसी ने हाथ पर अंगारा रख दिया हो। वह प्रश्न भरी दृष्टि से पावेल की सूरत देखती रही, पर उसे वहां कोई उत्तर न मिला। पावेल की नीली आंखों में वही हमेशा जैसी शांत और दृढ़ मुस्कुराहट थी। अच्छा, तो मैं चलती हूं, मां ने आह भर कर कहा। पावेल ने फिर अपना हाथ बढ़ा दिया और उसके चेहरे पर स्नेह की एक लहर सी दौड़ गई। अच्छा मां, विदा। वह थोड़ी देर तक उसका हाथ पकड़े रही। चिंता न करना और मुझसे नाराज न होना, उसने कहा। इन शब्दों में और उसकी त्योरियों के बलों में मां को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। मेरे लाल, उसने सिर झुकाकर बुदबुदा कर कहा, क्या कह रहे हो तुम? वह पावेल की तरफ देखे बिना जल्दी से बाहर चली गई, ताकि वह कहीं उसकी आंखों में उमड़ते आंसू और उसके होठों का कंपन देख न ले। घर पहुंचने तक रास्ते भर उसे ऐसा लगता रहा कि जिस हाथ में वह कागज का पुर्जा लिए थी उसमें दर्द हो रहा है। उसकी बाह इस तरह झूल रही थी मानो किसी ने उसके कंधे पर जोर की चोट मार दी हो। घर पहुंचते ही उसने रुक्का निकोलाई को दे दिया और खड़ी प्रतीक्षा करती रही कि वह रुक्का खोलकर पढ़े। उसके हृदय में आशा पंख फड़फड़ा रही थी, पर निकोलाई ने उसकी तमाम आशाओं पर पानी फेर दिया। उसने कहा, मैं तो पहले से यह जानता था। उसने लिखा है, साथियों, हम भागने की कोशिश नहीं करेंगे। हम यह नहीं कर सकते, हम में से कोई भी नहीं। अगर हम भागे तो हमारे आत्मसम्मान को धक्का लगेगा। लेकिन उस किसान की मदद करने की कोशिश करो जो अभी गिरफ्तार होकर आया है। उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और वह तुम्हारी पूरी मदद पाने का हकदार है। यहाँ उसकी बड़ी बुरी हालत है। रोज हाकिमों से उसका झगड़ा होता है। वह 24 घंटे काल कोठरी में बिता चुका है। वे उसे सता सता कर मार डालेंगे। हम सब यही चाहते हैं कि तुम लोग उसकी मदद करो। मेरी माँ को समझा देना, उसे सब कुछ बता देना, वह समझ जाएगी। माँ ने अपना सिर उठाया। बताने को है ही क्या, मैं सब समझती हूँ, उसने कांपते हुए स्वर में कहा। निकोलाई जल्दी से एक तरफ मुड़ा और रुमाल निकालकर उसने जोर से नाक छिनकी। मालूम होता है मुझे जुकाम हो गया है, उसने चश्मा नाक के ऊपर सरकाकर कमरे में इधर उधर टहलते हुए बुदबुदा कर कहा। असल बात तो यह है कि हमारे पास सब इंतजाम करने का वक्त भी नहीं है। अच्छा, तो मुकदमा हो ही जाने दो, माँ ने त्योरियां चढ़ा कर कहा। उसके हृदय पर उदासी कोहरे की तरह छा गई। अभी मेरे पास पीटर्सबर्ग से एक साथी का खत आया है। आखिर वह साइबेरिया से भी तो भाग कर आ सकता है कि नहीं? आ क्यों नहीं सकता? इस साथी ने लिखा है कि मुकदमा जल्दी ही होने वाला है और सजाएं भी तय कर ली गई हैं। सब लोगों को निर्वासित किया जाएगा।
इन बदमाशों ने अपनी ही अदालतों को बिल्कुल एक ढोंग बना रखा है। जरा सोचो, मुकदमा शुरू होने से पहले ही पीटर्सबर्ग में सजाएं भी तय कर ली गई हैं। निकोलाई इवानोविच, फिक्र न करो, माँ ने दृढ़तापूर्वक कहा। तुम्हें मुझे समझाने या तसल्ली देने की जरूरत नहीं। पावेल जो करेगा ठीक ही करेगा। वह अपने आप को और अपने साथियों को बेकार तकलीफ नहीं देगा। वह मुझे बहुत प्यार करता है। तुम खुद ही देख लो कि वह मेरा कितना ख्याल रखता है। उसने लिखा है कि तुम माँ को समझा देना, उससे तसल्ली देना। माँ का दिल धड़कने लगा और उसका सिर चकराने लगा। तुम्हारा बेटा बहुत ही कमाल का आदमी है, निकोलाई ने अस्वाभाविक रूप से ऊंचे स्वर में कहा। मैं बता नहीं सकता कि मैं उसकी कितनी इज्जत करता हूँ। रिबिन की मदद करने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। माँ चाहती थी किसी दम कुछ हो जाए। वह कहीं चली जाना चाहती थी, चलते चलते थक कर चूर हो जाना चाहती थी। अच्छी बात है, निकोलाई ने कमरे में टहलते हुए कहा। हमें सासा की जरूरत है। वह आएगी। मैं जिस दिन पावेल से मिलने जाती हूँ उस दिन वह जरूर आती है। निकोलाई काउच पर माँ की बगल में बैठ गया। वह सिर झुकाकर विचारों में डूब गया और होठ काट कर अपनी दाढ़ी ऐंठने लगा। यह बहुत बुरा हुआ कि मेरी बहन यहाँ नहीं है। अगर हम पावेल के वहाँ रहते हुए यह कर सकें तो बहुत अच्छा हो। वह बहुत खुश होगा, माँ ने कहा। कुछ देर तक दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर वह क्यों नहीं चाहता। माँ ने अचानक कहा। निकोलाई उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन उसी समय घंटी बजी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद सासा होगी, निकोलाई ने धीरे से कहा। उससे कैसे कहेंगे? माँ ने भी उतने ही धीरे से पूछा। हाँ, मुझे उस पर बड़ा तरस आता है। घंटी फिर बजी, पर इस बार उसकी आवाज़ में वह जोर नहीं था। ऐसा मालूम होता था कि जो आदमी घंटी बजा रहा है वह कुछ हिचकिचा रहा था। निकोलाई और माँ दोनों दरवाजे की तरफ चले, लेकिन रसोई में पहुंचकर निकोलाई रुक गया। तुम अकेली ही जाओ तो अच्छा है, उसने कहा। क्या उसने इनकार कर दिया? माँ के दरवाजा खोलते ही लड़की ने पूछा। हाँ, मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो इनकार कर देगा, सासा ने सादगी से कहा। पर उसके चेहरे का रंग उतर गया। उसने अपने कोट के बटन खोले, फिर कुछ बटन बंद करके कोट को अपने कंधों पर से नीचे सरका देने का प्रयत्न किया। हवा और पानी, बहुत बुरा मौसम है, सासा ने कहा। वो अच्छा तो है? हाँ, अच्छा भी है और खुश भी। सासा ने अपनी हथेली को बड़े ध्यान से देखते हुए धीरे से कहा। उसने लिखा है कि हमें रिबिन को छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। माँ ने सासा की तरफ देखे बिना ही कहा। अच्छा, यह लिखा है? अगर हमें उसे छुड़ाना है तो हमें अपनी वही पुरानी तरकीब काम में लानी पड़ेगी, लड़की ने धीरे धीरे कहा। मेरा भी यही ख्याल है, निकोलाई ने सहसा दरवाजे पर आकर कहा। हेलो सासा। लड़की ने अपना हाथ बढ़ा दिया। इसमें बुराई ही क्या है? सभी लोग कहते हैं कि वह तरकीब अच्छी है, लेकिन उसका इंतजाम कौन करेगा? हम सब लोग तो काम में फंसे हुए हैं। मैं करूंगी, सासा ने जल्दी से उठते हुए कहा। मेरे पास वक्त है। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें दूसरे लोगों से मिलना पड़ेगा। मैं मिल लूंगी, मैं अभी जाती हूँ। वह फिर अपने कोट के बटन बंद करने लगी। इस बार उसकी पतली पतली उंगलियां बड़े विश्वास के साथ काम कर रही थी। तुम पहले थोड़ी देर आराम कर लो, माँ ने कहा। मैं थकी नहीं हूं, लड़की ने चुपके से मुस्कुरा कर कहा। चुपचाप वह सबसे हाथ मिलाकर चली गई। उसकी मुद्रा हमेशा जैसी भावहीन और कठोर थी। माँ और निकोलाई ने खिड़की के पास जाकर देखा। उसने बाग पार किया और फाटक के बाहर कहीं गायब हो गई। निकोलाई ने हल्की सी सीटी बजाई और मेज पर बैठकर फिर कुछ लिखने लगा। वह इस काम में फंसी रहेगी तो ज्यादा शांत रहेगी, माँ ने कुछ सोचते हुए कहा। यह तो है ही, निकोलाई ने उत्तर दिया और फिर मुस्कुराता हुआ माँ की तरफ मुड़कर बोला। इस मुसीबत से शायद तुम बची रहो, नीलोना। तुम्हें तो अपने प्रेमी की याद में कभी तड़पना नहीं पड़ा ना? तड़पना? माँ ने हाँ झटक कर कहा।
मुझे तो बस यही डर लगा रहता था कि किसी से मेरा ब्याह न कर दिया जाए। क्या तुम्हें कभी किसी से प्रेम नहीं हुआ? उसने कुछ सोचकर जवाब दिया। मुझे तो याद नहीं पड़ता। शायद था तो प्रेम तो किसी न किसी से जरूर रहा होगा, पर मुझे याद नहीं पड़ता कि किससे। माँ ने उसकी तरफ देखा और सरलता तथा शांत उदासी से अपनी बात यूं समाप्त की। मेरे पति ने मुझे मार मार कर ब्याह से पहले की सारी बातें मेरे दिमाग से निकाल दी। निकोलाई फिर मेज के पास जाकर बैठ गया और माँ एक क्षण के लिए कमरे से बाहर चली गई। जब वह लौट कर आई तो वह पुरानी स्मृतियों में खोया हुआ था। जहां तक मेरा सवाल है, मुझ पर भी कुछ वही गुजरी जो सासा पर गुजर रही है। उसने बड़े प्यार से एकटक माँ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे एक लड़की से प्रेम था। बहुत ही अच्छी लड़की थी वह। जिस समय मेरी उससे मुलाकात हुई तब मैं कोई 20 बरस का था और तब से आज तक मैं उससे प्रेम करता आया हूँ। अब भी मुझे उससे उतना ही प्रेम है जितना तब था। मैं अपने पूरे हृदय से बड़ी कृतज्ञता के साथ हमेशा उससे प्रेम करता रहूंगा। माँ उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसे निकोलाई की आंखों में एक आशा भरी निर्मल ज्योति की चमक दिखाई दे रही थी। वह एक कुर्सी की पीठ पकड़े अपने हाथों पर सिर रखे कहीं बहुत दूर शून्य में देख रहा था। उसका दुबला पतला पर बलिष्ठ शरीर किसी स्वप्न की ओर इस तरह खींच रहा था जैसे फूल सूर्य के प्रकाश की ओर खींचता है। तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? 4 साल हुए उसकी शादी हो गई। तुमने पहले क्यों नहीं कर ली? वह एक क्षण तक कुछ सोचता रहा। बस यूं ही हो नहीं पाई। जब मैं जेल से बाहर आता था तो वह जेल या निर्वासन में होती थी, और जब वह छुटकर आती तो मैं जेल में होता। बिल्कुल सासा और पावेल जैसी हालत थी, क्यों है ना? आखिरकार उसे 10 साल के लिए साइबेरिया में कहीं बहुत दूर निर्वासित कर दिया गया। मैं उसके साथ साथ जाना चाहता था, पर मुझे शर्म आती थी, और उसे भी। वहां उसकी मुलाकात एक दूसरे आदमी से हो गई। बहुत अच्छा आदमी है वह, मेरा साथी है। वे दोनों वहां से भाग निकले और अब विदेश में रहते हैं। निकोलाई ने अपनी ऐनक उतार कर साफ की और रोशनी के सामने शीशों को देखकर एक बार पुनः साफ किया। हाय बेचारा, माँ ने सिर हिलाकर बड़ी ममता से कहा। माँ को उस पर बड़ा तरस आ रहा था, पर साथ ही उसकी न जाने किस बात पर वह इस तरह मुस्कुरा रही थी जैसे माँ बच्चे को देखकर मुस्कुराती है। वह मुड़कर बैठ गया और कलम उठाकर कुछ बोलने लगा। बोलते बोलते वह अपने शब्दों की ताल पर कलम हिलाता रहा। परिवार बसा लेने से क्रांतिकारी की शक्ति निचुड़ जाती है। इससे उसे कोई मदद नहीं मिलती। बच्चे, तंगस्ती, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए काम करने की जरूरत। क्रांतिकारी को अपनी शक्ति बचाकर रखनी चाहिए ताकि ज्यादा काम कर सके। यह वक्त का तकाजा है। हमें हमेशा सबसे आगे चलना चाहिए, क्योंकि हम वे मजदूर हैं जिन्हें इतिहास ने पुरानी दुनिया को बदलकर उसकी जगह एक नई दुनिया बनाने के लिए चुना है। अगर हम पीछे रह जाएं, थक कर या अपनी किसी छोटी सी विजय पर संतोष करके बैठे रहें, तो हम एक ऐसे अपराध के दोषी होंगे जो अपने लक्ष्य के साथ विश्वासघात से कम नहीं है। कोई दूसरा ऐसा नहीं है जिसके साथ हम अपने श्रेय को हानि पहुंचाए बिना चल सकें। और हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमारा लक्ष्य कोई छोटी मोटी जीत नहीं बल्कि पूर्ण विजय है। उसके स्वर में दृढ़ता आ गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में वहीं हमेशा जैसी गंभीरता की चमक थी। दरवाजे पर फिर घंटी बजी। इस बार लुदमिला आई। उसके गाल सर्दी के कारण लाल हो रहे थे। वह एक पतला सा कोट पहने थी जो इस मौसम के लिए बिल्कुल काफी नहीं थी। मुकदमा अगले हफ्ते होगा। उसने अपने फटे हुए रबड़ के जूते उतारते हुए चिड़चिड़ा कर कहा। पक्की तरह मालूम है? निकोलाई ने दूसरे कमरे से चिल्लाकर पूछा। माँ भागी भागी निकोलाई के पास गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सीना भय के कारण धड़क रहा है या खुशी के मारे। लुदमिला भी उसके साथ गई।
मुझे पक्की तरह मालूम है, अदालत में सब लोग खुलेआम इस बात को मानते हैं कि सजाएं पहले से तय कर ली गई हैं। उसने किंचित व्यंग के साथ कहा, क्या ख्याल है तुम्हारा इसके बारे में? क्या सरकार डरती है कि उसके अफसर उसके दुश्मनों के साथ नरमी से पेश आएंगे? क्या वह डरती है कि इतने दिन तक इतनी मेहनत के साथ अपने नौकरों के दिमाग को दूषित करने के बावजूद वे फिर भी शरीफ साबित हो सकते हैं? वह कोच पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपने पतले पतले गाल मलने लगी। उसकी आंखों में घोर तिरस्कार था और उसका स्वर अधिकाधिक रोषपूर्ण होता जा रहा था। लूद मिला, क्यों अपने आप को बेकार परेशान करती हो? निकोलाई ने उसे धीरज बधाने का प्रयत्न करते हुए कहा। जानती हो कि तुम्हारी बातें लोगों के कानों तक नहीं पहुंच सकती। मां लुदमिला की बातें सुनती रही, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके दिमाग पर बस यही एक विचार छाया हुआ था कि मुकदमा अगले हफ्ते होगा। सहसा उसे ऐसा लगा कि कोई क्रूर अमानुषिक शक्ति उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास माँ के भाग 51 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 52 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। एक दिन तक, 2 दिन तक माँ उदासी, आशंका और चिंता के वातावरण में घिरी रही। तीसरे दिन जाकर सासा आई। सब तैयारियां हो गई हैं। आज 1 बजे उसने निकोलाई से कहा। इतनी जल्दी? उसने आश्चर्य से पूछा। क्या बहुत जल्दी हो गया? मुझे तो बस रिबिन के लिए, कुछ कपड़ों और उसके छुपने के लिए एक जगह का ही इंतजाम करना पड़ा। बाकी सब गोबुन ने कर लिया। रिबिन को भागकर कोने तक जाना पड़ेगा। वहां वेसेच्को बहुरूपिया बनकर उसके लिए एक कोट और टोपी लिए खड़ा रहेगा और उसे रास्ता बताएगा। मैं कुछ दूर आगे दूसरे कपड़े लेकर खड़ी रहूंगी। ठीक है, लेकिन यह गोबुन कौन है? निकोलाई ने पूछा। तुम जानते हो उसे? तुम जब मिस्त्रियों के मंडल में पढ़ाने जाया करते थे, वह वहीं तो होता था। हाँ, मुझे याद है। कुछ अजीब सा आदमी है वो। उसे फौज से पेंशन हो गई है। अब ठठेरे का काम करता है। बिल्कुल जाहिल है, मगर हर किस्म के जुल्म के खिलाफ उसके दिल में सख्त नफरत है। कुछ थोड़ा थोड़ा दार्शनिक भी है। सासा खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ विचारों में खोई खोई सी बोली। उसकी बातें सुनकर माँ के हृदय में एक अस्पष्ट सा संकल्प जन्म लेने लगा। गोबून अपने भतीजों को छुड़ाना चाहता है। एवचेनको की याद है ना? तुम्हें वो बहुत पसंद था। हमेशा साफ सुथरा और चुस्त रहता था। निकोलाई ने सिर हिला दिया। उसने सब इंतजाम कर लिया है, सासा कहती रही। लेकिन मुझे कुछ कुछ डर लगने लगा है कि शायद हमारी यह कोशिश कामयाब नहीं होगी। यह सब कुछ उस वक्त होना है जब कैदी हवा खाने के लिए बाहर निकाले जाएंगे। मुझे डर है कि जब वे सीढ़ी लगी हुई देखेंगे तो बहुत से लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सासा आंखें बंद करके खामोश हो गई। माँ उसके और निकट आ गई। वे लोग सब चौपट कर देंगे, कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। वे तीनों खिड़कियों के पास खड़े थे। सासा और निकोलाई आगे थे और माँ उन दोनों के पीछे। वे दोनों जल्दी जल्दी जो कर रहे थे उससे माँ के हृदय में मिश्रित भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। मैं भी जाऊंगी, सहसा माँ ने कहा। क्यों? सासा ने पूछा। न जाओ माँ, कहीं किसी मुसीबत में ही न फंस जाओ। न जाओ, निकोलाई ने सलाह देते हुए कहा। माँ ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं तो जाऊंगी, उसने धीरे से पर दृढ़ता के साथ कहा। दोनों ने जल्दी से एक दूसरे को देखा। मैं समझती हूं, सासा ने कंधे बिचका कर कहा और माँ की ओर बढ़कर उसकी बाह पकड़ ली। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि बेकार उम्मीद बांधने से कोई फायदा नहीं। उसने यह बात इतनी सादगी से कही कि माँ का हृदय द्रवित हो उठा। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ, उसने कांपते हुए हाथों से सासा को अपने और करीब खींचते हुए उत्तर दिया।
लेकिन मुझे अपने साथ तो ले चलो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगी। मेरा जाना जरूरी है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि यह मुमकिन है कि कोई जेल से भाग भी सकता है। माँ हमारे साथ जाएगी, सासा ने निकोलाई से कहा। जैसा तुम कहो, उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया। लेकिन कोई हम लोगों को एक दूसरे के साथ न देखने पाए। तुम उधर जाना जिधर बगीचे हैं, वहां से तुम्हें जेल खाने की दीवार दिखाई देगी। लेकिन अगर किसी ने तुमसे पूछा तो क्या कहोगी? मैं कोई बात बना दूंगी, माँ ने बड़ी खुशी और उत्सुकता से उत्तर दिया। यह न भूलना कि जेल खाने के संतरी तुम्हें पहचानते हैं, सासा ने माँ को चेतावनी दी। और अगर उन लोगों ने तुम्हें वहां देख लिया तो वे मुझे नहीं देख पाएंगे। माँ के हृदय में जिस आशा की चिंगारी कुछ समय से धीरे धीरे सुलग रही थी, अब वह सहसा ज्वाला बनकर भड़क उठी और माँ में जैसे फिर से जान आ गई। मुमकिन है वह भी भाग आए। घंटे भर बाद वह भी जेल खाने के पास खड़ी थी। तेज हवा चल रही थी। हवा के झोंके उसका साया खींच रहे थे, बर्फ से ढकी हुई जमीन पर थपेड़े मार रहे थे। और जिस बगीचे के पास से होकर वह गुजर रही थी, उसके जीर्ण शीर्ण जंगल को झंझोड़ते हुए जेलखाने की दीवार पर पूरे जोर से प्रहार कर रहे थे। हवा के यही झोंके जेलखाने के आंगन से वहां के निवासियों के क्रंदन को अपने साथ उड़ाते हुए आकाश पर पहुंचा रहे थे। एक दूसरे का पीछा करते हुए बादल आकाश की नीली गहराइयों के पृष्ठभूमि पर एक झलक दिखाकर गायब हो जाते थे। माँ के पीछे बगीचा था और सामने कब्रिस्तान। उससे कोई 70 फीट की दूरी पर दाहिनी तरफ जेलखाना था। कब्रिस्तान के पास एक सिपाही घोड़े को चक्कर खिला रहा था और पास से ही एक दूसरा सिपाही खड़ा जमीन पर पैर पटक पटक कर चिल्ला रहा था, कहे लगा रहा था और सीटी बजा रहा था। जेलखाने के पास और कोई नहीं था। माँ उनके पास से गुजरती हुई कब्रिस्तान की चारदीवारी के पास जा पहुंची। वह नजरें बचाकर अपने पीछे दाहिनी तरफ देखती जा रही थी। सहसा उसे ऐसा लगा कि उसके घुटने जवाब दे रहे हैं और उसके पांव मानो जमीन में गड़ गए हैं। मोड़ के पास एक बत्ती जलाने वाला कमर झुकाए, एक कंधे पर सीढ़ी लटकाए लपका चला आ रहा था, जैसे बत्ती जलाने वाले आम तौर पर चलते हैं। भय से आंखें झपकाते हुए माँ ने सिपाहियों की तरफ देखा। वे एक जगह पर खड़े थे और घोड़ा उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। माँ ने सीढ़ी वाले आदमी की तरफ देखा। उसने सीढ़ी दीवार के सहारे लगा दी थी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने जोर से एक हाथ घुमाया और जल्दी से नीचे उतरकर मोड़ के कोने पर गायब हो गया। माँ का हृदय जोर से धड़क रहा था। एक एक क्षण उसे पहाड़ जैसा मालूम हो रहा था। जलखाने की दीवार पर धब्बे पड़े हुए थे। जगह जगह से उसका रंग उतर गया था और जहां पलस्तर टूट गया था, वहां दीवार की ईंटें नीचे से झांक रही थी। इस अंधकारमय पृष्ठभूमि पर सीढ़ी बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही थी। सहसा दीवार के ऊपर किसी का काला सिर और फिर उसका पूरा शरीर दिखाई दिया। वह आदमी पैर लटकाकर दीवार पर इस प्रकार बैठ गया मानो घोड़े पर सवार हो, और फिर रेंग कर दीवार से नीचे उतर आया। फर की टोपी पहने एक दूसरा सिर दिखाई दिया और एक काला सा गोला जमीन पर लुढ़कता हुआ मोड़ के पास जाकर गायब हो गया। मिखाइलो तनकर खड़ा हो गया और चारों तरफ नजर डालकर उसने अपना सिर हिलाया। भागो भागो, माँ ने पैर पटकते हुए धीरे से कहा। माँ के कान गूंजने लगे। उसने जोर जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी। दीवार के ऊपर एक तीसरा सिर दिखाई दिया। माँ ने अपना सीना थाम लिया और दम साधे खड़ी देखती रही। एक नौजवान का सिर, जिसके बाल सुनहरे थे और जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, झटके के साथ ऊपर उठा मानो वह अपने आप को किसी से छुड़ा रहा हो। पर अचानक वह फिर दीवार के पीछे गायब हो गया। चीख पुकार और तेज होती गई। उसमें घबराहट भी बढ़ती गई और सीटियों का कर्कश स्वर हवा की लहरों पर तैरने लगा। मिखाइलो दीवार के किनारे किनारे चल रहा था। वह दीवार के सामने से गुजरता हुआ जेलखाने और शहर के मकानों के बीच के खुले मैदान को पार कर गया। माँ को लगा कि वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है
और फिजूल ही अपना सिर इतना ऊंचा किए हुए है। जिस किसी ने उसे एक बार भी देखा है उसे उसकी सूरत जरूर याद होगी। जल्दी जल्दी, माँ ने दबी जबान में कहा। जेलखाने की दीवार के उस पार एक और धमाका हुआ और माँ को काज टूटने की आवाज़ सुनाई दी। उन दोनों सिपाहियों में से एक जमीन पर पैर जमाए खड़ा था और घोड़े की रस्सी खींच रहा था। दूसरा अपना हाथ मुंह के पास किए जेलखाने की दिशा में चिल्लाकर कुछ कह रहा था। जब वो अपनी बात कह चुका तो जवाब सुनने के लिए उसने अपना कान हवा के रुख पर कर दिया। माँ बहुत घबराई हुई सीधी तनकर खड़ी थी और चारों तरफ सिर घुमा घुमा कर देखती जा रही थी। उसकी आंखों ने देखा सब कुछ था, पर उसे किसी बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। जिस चीज को वह इतना पेचीदा और खतरनाक समझ रही थी वह इतनी आसान निकली और इतनी जल्दी हो गई। उसका इतनी जल्दी हो जाना ही उसके दिमाग पर छाया रहा और वह कोई दूसरी बात सोच ही नहीं पा रही थी। रिबिन गायब हो गया था। एक लंबा सा आदमी लंबा सा कोट पहने सड़क पर चला आ रहा था। एक लड़की उससे आगे दौड़ रही थी। जेल की दीवार के कोने की तरफ से तीन संतरी एक दूसरे से सटे हुए और अपने दाहिने हाथ आगे बढ़ाए लपके चले आ रहे थे। एक सिपाही उनसे मिलने के लिए भागा। दूसरा घोड़े के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। वह कूदकर घोड़े की पीठ पर सवार होना चाहता था, पर वह अड़ियल घोड़ा सहसा हवा में उछला और ऐसा मालूम हुआ कि उसके साथ ही बाकी सब चीजें भी हवा में उछल गईं। सीटियां बार बार घबरा घबरा कर बजाई जा रही थी। सीटियों के बौखलाए हुए कर्कश स्वर से मां को संकट का आभास हुआ। वह कांप उठी और संतरियों पर नजरें गड़ाए कब्रिस्तान की चरदीवारी के किनारे किनारे आगे बढ़ी, पर तीनों संतरी और सिपाही जेल के दूसरे कोने पर पहुंचकर कहीं गायब हो गए। शीघ्र ही उनके पीछे एक आदमी कोट के बटन खोले उधर से गुजरा। मां ने पहचान लिया कि वह नायब जेलर था। पुलिस घटनास्थल पर आ गई और भीड़ जमा होने लगी। हवा नाचती हुई चल रही थी, मानो खुशी मना रही हो। हवा के झोंकों के साथ मां के कानों में चीख पुकार और सीटियों की उखड़ी उखड़ी आवाजें आ रही थीं। इस कोलाहल से वह बहुत प्रसन्न थी। उसने अपने कदम और तेज कर दिए। मेरा बेटा भी इतनी आसानी से भाग सकता था, मां ने सोचा। सहसा दो पुलिस वाले दीवार के कोने की तरफ से झपटते हुए आए। ठहरो, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। उसका दम फूल रहा था। तूने किसी आदमी को इधर जाते नहीं देखा? दाढ़ी थी उसके। मां ने बगीचे की ओर इशारा करते हुए शांत भाव से कहा। वह भागकर उधर ही गया है। क्यों, क्या हुआ? योगोरो, सीटी बजाओ। मां घर की तरफ चल दी। उसे किसी बात का दुख था। उसके हृदय में कटुता और खेद की भावना थी। खुली जगह को पार करके जब वह सड़क पर निकली तो एक घोड़ा गाड़ी उसके पास से होकर गुजरी। उसने अंदर झांककर देखा। एक नौजवान गाड़ी में बैठा था। उसकी मूछें सुनहरे रंग की थीं और चेहरा पीला तथा थका हुआ था। उसने भी मां को देखा। वह तिरछा बैठा हुआ था, इसीलिए उसका दाहिना कंधा उसके बाएं कंधे से कुछ ऊंचा था। निकोलाई ने बहुत खुश होकर मां का स्वागत किया। बताओ, क्या हुआ? सब ठीक हो गया। उसने निकोलाई को कैदियों के भागने का पूरा वृतांत सुनाया। वह कोशिश कर रही थी कि कोई छोटी सी छोटी बात भी कहने से रह न जाए, परंतु वह इस प्रकार बोल रही थी मानो किसी दूसरे से सुना हुआ ऐसा किस्सा सुना रही हो जिस पर उसे स्वयं विश्वास न हो। किस्मत हमारे साथ है, निकोलाई ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। सच कहता हूं कि मैं तो बहुत परेशान था कि तुम्हें कहीं कुछ हो न गया हो। सुनो निलोना, एक दोस्त की हैसियत से मेरी सलाह मानो। मुकदमे से डरना छोड़ दो। जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी ही जल्दी पावेल आज़ाद हो जाएगा। शायद वह निर्वासन स्थान के लिए जाते समय रास्ते से ही भाग आएगा। जहाँ तक मुकदमे का सवाल है तो उससे होगा यह कि वह बड़ी देर तक मुकदमे की कार्रवाई बयान करता रहा। जब वह बोल रहा था माँ को ऐसा लगा कि यद्यपि वह उसे धीरज बंधाने का प्रयत्न कर रहा है, पर वह स्वयं किसी बात से डर रहा था। क्या तुम डरते हो कि मैं अदालत में कोई ऐसी बात कह दूंगी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए? माँ ने अचानक उससे पूछा। या यह कि मैं उनसे किसी चीज की प्रार्थना करूंगी? निकोलाई उछलकर खड़ा हो गया और हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कुछ बुरा मानकर कहा।
मैं इसे इनकार नहीं करती कि मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं किस बात से डरती हूँ। वह बोलते बोलते रुक गई और कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगी। कभी कभी मुझे यह डर लगता है कि वे पावेल से बदतमीजी की बात करेंगे। वे कहेंगे, अबे देहाती किसान के बच्चे, आखिर तू चाहता क्या है? पावेल बहुत अभिमानी लड़का है और वह पलटकर उन्हें जवाब देगा या अंदर ही उन पर फप्ती कसेगा। दूसरे लोग भी गर्म मिजाज के हैं। मान लो अगर उन लोगों ने इन बातों को बर्दाश्त न किया और सज़ा बदल दी, तो फिर हमें कभी उनकी सूरत भी देखने को नहीं मिलेगी। निकोलाई के माथे पर बल पड़ गए। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी दाढ़ी नोचने लगा। अब मेरे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं तो मैं क्या करूं? माँ ने धीरे से कहा। इसीलिए मुकदमे से मुझे इतना डर लगता है। अगर उन्होंने खोद खोद कर हर बात का पता लगाना और हर बात पर विचार करना शुरू किया तो क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे सजा से डर नहीं लगता, बस मुकदमे से डर लगता है। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे समझाऊं तुम्हें अपनी बात। माँ जानती थी कि निकोलाई उसकी बात समझा नहीं, इसीलिए अपने भय को शब्दों में व्यक्त करना उसके लिए और कठिन हो रहा था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास माँ के भाग 52 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।